हमारी आंखों के सामने सब बर्बाद हो रहा है और हम एकजुट नहीं हो पा रहे। ओबीसी से लड़ रहा है, पिछड़े को पिछड़े से लड़ा दिया, दलित को दलित से लड़ा रहे हो, दलित के ऊपर पिछड़ों का अत्याचार, ये बांट दिया हमको अपने। हमारा आंदोलन कमजोर हो रहा है, हमारे कार्यक्रम कमजोर हो रहे हैं और हमारे नौजवानों को कोई तलवार हाथ में दे रहा है। ये जगदेव बाबू की धरती है, क्या लिखा था उन्होंने, आज इस त्रिवेणी संघ की धरती है बिहार। और नौजवानों में यहाँ हाथ उठवा दूं, अगर कितने लोग त्रिवेणी संघ के बारे में जानते हैं? 1933 में ओबीसी को अपना इतिहास नहीं पता। त्रिवेणी संघ की अगुवाई करने वाले ओबीसी थे और नारा 90% की एकजुटता का लगा रहे थे। ये है भारत। तो जो फूले ओबीसी थे, उन फूले को घर घर पहुंचाने का काम तो इस देश के दलितों ने किया भाई, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने किया है। इस बात को हमें उनके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और अगर फूले न होते तो बाबा साहब बनना मुश्किल होता। अरे आप देखो ना क्या श्रृंखला है त्रिवेणी संघर्षक संघ से बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, बिहार के लोगों अपने नायक पर बात करो। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा। मुरेठा पहचान में आया? मुरेठा कहाँ है और जगदेव बाबू का सपना कहाँ है? आप नाम लेने की क्या जरूरत है? समझदार को इशारा, हम क्यों किसी का नाम लें? नाम तो फूले और अम्बेडकर का लेंगे और किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर खड़े। लेकिन समझदार लोगों, आज के खतरे को आप अपने बच्चों को बता नहीं रहे। आप बटे हुए हो साहब, ईवीएम से नहीं बची तरह। आप अगर 90% एक जगह जाओ, खड़े हो जाओ मुहर मार करके, किसी ईवीएम में इतना ताकत नहीं है कि 90% जनता के खिलाफ वो चुनाव जितवा दे किसी को। ये मैं किताबे से कह रहा हूँ। और जहां जहां ताकत है, यही उत्तर प्रदेश है, इसे उत्तर प्रदेश में 43 सीटों पे वो हार गए, हरा दी थी ईवीएम। आपके सामने इम्तिहान है। आज यादवों के बीच में पेरियार ललित सिंह यादव के बारे में चर्चा कम हो गई। और यादवों को अगर अपनी लाठी में दम लगता है तो अपने से कमजोर पर क्यों चढ़ाना, ताकतवर पर चलाओ, तब भी हम माने कि हाँ आपकी लाठी में दम। तो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा इस देश में समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों का था। अब हम एक और नारा पसमानदा आंदोलन का उसमें जोड़ना चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी जिम्मेदारी। देश भर के विश्वविद्यालयों में एनएफएस हो रहा है, कुलपति बनने में रिजर्वेशन लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिछले 10 साल में 78% केवल अपर कास्ट के लोग जज बने। मीडिया में ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि 121 पदों में एक भी आदिवासी नहीं, एक दलित, 2 ओबीसी। आप हैं कहां और किसके लिए आप आंदोलन सड़क पर कर रहे हैं? जरा हमको दिल पर हाथ रख के बताइए। आजकल बाबा होगा, बिहार में चुनाव है ना, तो चुनाव में ईडी सीबीआई बाद में आएगी, पहले प्रचारक आ गए हैं, धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे और आखिरी वाक्य बोलेंगे देश का संविधान बदलना है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। बताओ बोलते हैं कि नहीं? सबको ले आओ। डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग हैं, ये लोग गलत जगह डॉक्टरी पढ़ लिए। आज तक डॉक्टर लोग इतना रिसर्च नहीं कर पाया कि अगर इस सेमिनार हॉल में गर्मी हो रही तो गोबर से लिपवा दिया जाए। साहब, लोकतंत्र लागू हो गया था, संविधान लागू हो गया था, वोट डालने नहीं देता था, चौराहे पर लाठी लेकर के खड़ा होता। पुराने लोगों बताओ आप गलत कह रहा हूं तो, लाठी लेकर खड़ा हो जाता था, कहता है तुम इतना छोटी जात का आदमी। बस में बैठने पर मारता था कि पीछे जाके बैठ, यहाँ कैसे आके हमारे सामने खड़ा हो, खटिया पर बैठ गया तू हमारे सामने। इसी बिहार और उत्तर प्रदेश ने बाबा साहब और फूले बहुत बाद में उत्तर भारत आ पाए, इसका अफसोस हमें। आरएल चंदापुरी यहाँ ओबीसी का आंदोलन कर रहे थे, बाबा साहब को बुलाते थे। लखनऊ में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ओबीसी का आंदोलन करते थे और बाबा साहब को 1948 में अध्यक्षता करने के लिए बुलाए। हमारे नायक तो 90% को जोड़ते गए और बिहार के लोगों 90% को एक करके जब आपको सत्ता मिली तो आपको जंगल राज कह दिया गया। हम कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू को याद करते हैं मंडल के साथ, इसलिए क्योंकि हम 90% को एक करना चाहते हैं। और अगर अब की न हम बचा पाए इस बिहार को तो उत्तर प्रदेश नहीं बचेगा, और बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं बचा तो ये देश वापस मनुस्मृति मानने वालों के हाथ में चला गया। और अगर ये वापस चला गया तो इसको संविधान फिर कोई नहीं देने के लिए अम्बेडकर पैदा होगा। हमारे सामने संकट क्या है? मैं एक सवाल के रूप में जयंती समारोहों को एक नए रूप में याद करना चाहता हूं कि आज 2025 में डॉक्टर अंबेडकर होते तो क्या कर रहे होते? आज अगर ज्योतिबा फूले होते तो क्या कर रहे होते? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया 14 साल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर ऑफ द बैच था, ओबीसी परिवार में पैदा हुआ। कितना अच्छा संयोग है ना, आयोजन समिति से लेकर के
वक्ताओं में अब ऐसा बदलाव आ रहा है। कल तक कुछ लोग साजिश के तहत सोचते थे कि डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों का नेता बना दिया जाए, लेकिन देखिए आज ओबीसी समाज के लोग भी खुल करके कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नायक हैं और हम उन्हें अपना नायक मानते हैं। हम उनकी जयंती मनाएंगे, हम इस देश को बताएंगे कि केवल दलितों के लिए रास्ते नहीं खोले डॉक्टर अंबेडकर ने, इस देश के पिछड़ों को रास्ता दिखाने का काम भी बाबा साहब ने किया। इस देश के महिलाओं को, हर एक महिला के ऊपर कर्ज है बाबा साहब का। अब बिहार कैसे जागरूक होता है, बिहार कैसे जागरूक रहता है। हम मंच पर बैठे थे और एक शख्स ये यादव शक्ति पत्रिका ले आए। इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि केवल यादव निकालते हैं या यादवों के लिए निकालते हैं। यादव महासभाओं में ये पत्रिकाएं शायद न मिले आपको, लेकिन ये वैचारिक पत्रिका, इसका अपना एक इतिहास है। इसके संपादकीय पर ही इतना सटीक सवाल पूछा गया है कि जब बाबा साहब के अगुवाई में जो संविधान लागू हुआ, मैं तारीख इसमें नहीं लिखी है, तारीख मैं बोल देता हूं, 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। 29 नवंबर 1949 को दिल्ली में संविधान के खिलाफ रैली की गई थी। कौन थे वो रैली करने वाले लोग? और रैली करने वाले लोग गांधी और नेहरू के साथ जिसका विरोध कर रहे थे, उनका नाम था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। विरोध कर रहे थे कि ये गड़बड़ संविधान बन गया, इस संविधान में तो मनुस्मृति से कुछ लिया ही नहीं गया। ऑर्गेनाइजर उनका एक पत्र है, उसमें आर्टिकल लिखते हैं कि ये भारत का संविधान तो है ही नहीं, विदेशी है। 1960 से 63 के बीच इस देश में कई सेमिनार आयोजित करते हैं कि इस देश के संविधान को ठीक नहीं है, बदलना है। 1990 तक आते आते बाकायदे वो कार्यक्रम बड़े बड़े दिल्ली में आयोजन कर रहे थे कि देश में नया संविधान लागू करना, ये संविधान गड़बड़ है। उसके बाद आरएसएस प्रमुख उस समय थे रज्जू भैया, उन्होंने बयान दिया कि हाँ ये बात तो सही है कि इस संविधान में भारत का क्या है, इसमें तो मनुस्मृति से कुछ लिया ही नहीं गया। 2000 में जब एनडीए की सरकार थी, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बना दी गई थी, रिव्यू करो, और 2024 तक आते आते इस देश में नारा लगाया गया था, अब की बार 400 पार, क्योंकि देश का संविधान बदलना है। बताइए सही कह रहा हूं कि नहीं? डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन की सारी लड़ाइयां लड़ते चले गए, परिवार कुर्बान हुआ, बच्चे कुर्बान हुए, संघर्ष किया, न डरे न झुके न बिके, रास्ता बनाकर चले गए और एक कथन कह करके गए कि बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे पहुंचाना, और आगे न ले जा पाओ तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। मैंने पिछले 75 साल का संविधान का इतिहास बताया आपको। अब जरा भागलपुर के लोग हाथ उठा के बताओ कि कारवां आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? आगे जा रहा है। इतना आगे कारवां जा रहा है कि अब संविधान बदलने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। आप समझ ही नहीं पाए। तो आप सोचो, आप सोचिए कहां जा रहा है। संविधान बदलने के नाम पर चुनाव लड़ा गया और बिहार के लोग 39 सीट तो आप ही जितवा के भेजे ही हो। और इसकी गलती किसकी है, सोच के देखिए। उत्तर प्रदेश में अगर 43 सीटें न जीते होते और पूर्ण बहुमत होता, पूर्ण बहुमत नहीं है, 2 पैसा की है, क्या कानून बनाए जा रहे हैं? बहुत गया, यहाँ कितने दूर है यहाँ से? तथागत बुद्ध को पहले गुरु मानते थे महात्मा फूले, और महात्मा शब्द बाबा साहब ने भी कहा है। मैं इसको जोड़ दूं राखी जी को। एक बार गांधी जी से मिल करके डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़े तो उन्होंने बड़ा गजब का कोटेशन लिखा कि इस देश में जाने कितने महात्मा आए और धूल उड़ाते चले गए, असली महात्मा कोई है तो वो ज्योतिबा फूले ही।
महात्मा नहीं माने, ये बात बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, नहीं माने, लेकिन उसका पर्याय क्या है? और खुद गांधी ने भी ये बात कोट की कि हमें तो एक व्यक्ति ने कहा। महात्मा फूले को महात्मा किसने कहा आपको पता है? महात्मा फूले का निधन कब हुआ था, किस सन में हुआ था? नहीं पता है। जय भीम बोलने वाला काम आसान होता है, जोर से बोलो जय भीम। इतिहास कौन पढ़ेगा? 1890 कुछ लोग पढ़े। 1888 में महाराष्ट्र में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ और जनता ने ज्योतिबा फूले को अपना महानायक और महात्मा कहा था। गोरेगांव जनता ने कहा था और गांधी जी को तो एक व्यक्ति ने कहा था, ज्योतिबा फूले को तो जनता ने कहा था। जैसे ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, महात्मा फूले को याद कर रहे हैं हम। ज्योतिबा फूले किस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे? शिक्षा की। और शिक्षा पर पहले वो पूरी बात कह दी गई है, आप भी अगर यहां से लौटिएगा, आयोजन करने का मतलब केवल ये थोड़ा है कि हमें तो बुलाया, हम अच्छा अच्छा भाषण दे लेंगे, सम्मान मिलता है, कितना अच्छा लगता है, आप भी आए हैं, सुनते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है? यहां से लौटने के बाद क्या होगा? आप तो कन्विंस लोग हैं। इस तरह के कार्यक्रमों की समस्या क्या है पता है? जो समझदार है उन्हीं को एक दूसरा समझदार समझा रहा है। आप सब समझदार हैं, आप सब जागरूक हैं। अगर जागरूक और समझदार नहीं तो यहां नहीं होते। अब आप ही को हम कितना समझाएं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये किया, महात्मा फूले ने ये किया, उन्होंने ये किया। अरे आपको पता है अधिकांश बातें, हम नई बात नहीं जोड़ पाएंगे। और नई बात पढ़नी है, निकलते समय जितना थैली में पैसा ले आए होंगे, किताब उतने की खरीद करके ले जाइए, गांव गांव बांटिए, तब हमको लगेगा कि हाँ आप वैचारिक चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस किताब में सारी कहानी लिखी है और डॉक्टर अंबेडकर पर हजारों किताबें लिखी हैं। ज्योतिबा फूले के गुलामगिरी गेट पर मैं आया तो वहीं एक शख्स लेकर के कह रहा था इसके साथ फोटो खिंचवानी। आप पढ़िए ना गुलामगिरी में क्या लिखा है, उसके लिए हम भाषण में क्यों समय खर्च करें? लेकिन हम किताब नहीं खरीदते। सुनना आसान होता है, क्या ये जिम्मेदारी आप निभाएंगे कि ये किताबें और इतना पैसा तो पढ़ लिख करके जिन्होंने फायदा। डॉक्टर साहब ने जब ये वाक्य बोला ना कि हमने समाज से फायदा लिया, अब मैं पेबैक टू सोसाइटी करना चाहता हूं और हम इसलिए टीम बनाकर ये काम कर रहे हैं, तो पेबैक टू सोसाइटी तो आप भी करें, हम भी करें। विचारों की किताबों को खरीद करके खुद भी पढ़ें और छोटी छोटी जगहों पर बैठकर पढ़ें, उस पर चर्चा करें, और जो नहीं पढ़ा है उसको वो किताब गिफ्ट में भेंट किया करें। किसी जन्मदिन में जाएं, किसी के शादी में जाएं, किसी को भेंट करने घर पे जाएं, तो उसको महापुरुषों की जीवनी और अपने लोगों की किताबों को गिफ्ट करिए। वैचारिक कारवां कुछ ऐसे भी बढ़ाइए ना। हम जिम्मेदारी कितने निभाएंगे? तो किताबें जितनी आती हैं वो बचनी नहीं चाहिए, लेकिन अधिकांश जगहों पर लोग किताब अब नहीं खरीदते न पढ़ते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हिस्टोरिकल फैक्ट जो इतिहास का है, इसका नुकसान ये हो रहा है कि नई पीढ़ी आ रही है, वरना वो रास्ते तो बंद थे साहब। घर में रह गए, गांव में रह गए, महिलाएं घर के अंदर, असूर्यम पश्चात, सूर्य नहीं देख सकती महिलाएं, घर में कैद रहेंगी। मनुस्मृति कहती है जिसको इस संविधान बनाना चाहता है। वैचारिक जंग के मुहाने पर आपका देश खड़ा है, जंग का ऐलान है ये। सामान्य परिस्थितियां नहीं है पुराने लोगों, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने नौजवानों को बुलाकर बिठाकर ट्रेंड करो, उनको शिक्षा देना, उनको जागरूक करना, उनको किताब पढ़ने के लिए दीजिए, वरना उसको इतिहास ही नहीं पता। जो राखी जी अभी बता रही थी, विलक्षण जी जो बता रहे थे, हमारे तमाम प्रोफेसर लोग यहाँ पर हैं, वो लोग जो बताना चाहते हैं, सामाजिक न्याय आंदोलन मंच यहाँ पर, उसके तो रिंकू जी हैं और तमाम लोग हैं। भाई ये मुहिम चल रही है और समाज कहां खड़ा? उन्होंने कहा कि 3 बार, वो जो पूर्व विभागाध्यक्ष साहब बोल रहे थे, 3 बार ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया जो नाली के गैस से चाय बनाने की बात करता है। बादल आने पर रडार काम नहीं करता, सब अंधविश्वास पाखंड फैलाया जा रहा है। इधर से आवाज आई क्योंकि ईवीएम थी। आप भी मानते हैं केवल मशीन से जीत रहा है? मैं जब एक थोड़ा बौद्धिक विमर्श कर लें, क्या केवल वो मशीन से जीत रहा है?
हम ये जानते हैं कि मशीन में घोटाला हो रहा है। जब हम और आप बात कर रहे हैं, गूगल करना, महाराष्ट्र में एक पुलिस अधिकारी जेल में डाला गया है। पुलिस अधिकारी को जेल में क्यों डाला गया पता है? अभी आज की खबर, कल और आज की। उसने कहा कि मेरे सामने जब ईवीएम की ड्यूटी लगी थी तो उसे छेड़खानी हो रही थी, यही बात मैंने बोल दी तो हम ही जेल में चले गए। लेकिन अभी भागलपुर के बौद्धिक लोगों, जागरूक लोगों, विद्वान लोगों, दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या वो केवल ईवीएम से जीत रहा है? नहीं। ईवीएम तो छोटी सी चीज है जिसमें आप अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ते हैं। ईमानदारी से सच बताइए, कितना जन आंदोलन आपके सड़कों पर है जो उस तानाशाही और जातिवादी सरकारों के खिलाफ आंदोलित हैं आपके लोग। SC ST में वर्गीकरण हुआ, 4 दिन आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली, देश भर के विश्वविद्यालयों में NFS हो रहा है, कुलपति बनने में रिजर्वेशन लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिछले 10 साल में 78% केवल अपर कास्ट के लोग जज बने। मीडिया में ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि 121 पदों में एक भी आदिवासी नहीं, 1 दलित, 2 OBC। आप हैं कहां और किसके लिए आप आंदोलन सड़क पर कर रहे हैं? जरा हमको दिल पर हाथ रख के बताइए। आपका आंदोलन अगर सड़क पर होता, देश का बहुजन समाज जागरूक हो गया होता कि उसे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, उसे बाबा साहब के संविधान का राष्ट्र चाहिए, और वो संविधान का राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन कर रहा होता, उसके बाद में वो चुनाव जीतता, तब मैं मानता कि ईवीएम की वजह से जीत रहा है। केवल ईवीएम हैक नहीं हुई है, हमारा दिमाग हैक कर लिया है उसने। असली लड़ाई उस दिमाग को खोलने से और उसकी गुलामी को मुक्त करने से लड़ी। रोशनी डाला जाए अब वो हमारी किताब है, हम ही क्या उस पर रोशनी डालें, लेकिन आएंगे उस पर। इसलिए मेरा निवेदन, वक्त बहुत कम, चूंकि मुझे एक जगह जाना, कल हमें भी एक जगह जाना है सुबह सुबह, इसलिए न चाहते हुए भी 8 बजे की फ्लाइट ले ली, पटना पहुंचना है। और आप जानते हैं कि बिहार में एक वो पुल है, वो बंद अगर हो गया तो 1.5-2 घंटा लग जाएगा। पिछली बार जब भागलपुर आए थे और इन नौगछिया वाला पुल पर गए तो 2.5 घंटा लगा। हमारे पास भी कोई विमान होता, उड़ के चले जाते, पुष्पक विमान टाइप का। आपको पता है, नौजवानों को पता होगा, एक आदमी सेलुलर जेल में बंद था तो भाजपाइयों ने कहा कि वो बुलबुल पर बैठ करके पूरा भारत घूम लेते थे और फिर काला पानी की सजा पाने वहां चले जाते। बताओ नौजवानों, याद है कि नहीं? है, ग्रोक से पूछ लेना, ग्रोक से। ग्रोक क्या है समझ रहा हो? एक बार क्लिक करोगे कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाले का नाम बताओ तो तुरंत उसका नाम ग्रुप बता देगा। और सिलेबस में हो चाहे ना हो, अमेरिका ऐसी गाड़ी बना रहा है जो बिना ड्राइवर के चलेगी। चीन डीप सीक पे रिसर्च कर रहा है। जर्मनी शिक्षा मुफ्त कर रहा है अपने यहां। देश में विदेशी ताकतें ऐसा रॉकेट बना रही है जो जहां से प्रक्षेपास्त्र किया जा रहा है वापस वहां लौट जा रहा है। और भारत टेलीविजन पर बैठकर एक पाखंडी मंत्र फूक के नारियल को हवा में उड़ा रहा है। फू, देखो हवा में उड़ गया, देखो फू, और उसमें सब ताली बजा रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर की डायरी मन करे तो पढ़िएगा, यही है। मेरे विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, उसके प्रिंसिपल दीवार पर गोबर पोत रही है क्योंकि एसी नहीं है, तो गोबर पोत देने से वहां पर गर्मी नहीं लगेगी। हम कहां जा रहे हैं, दुनिया कहां जा रही है? डॉक्टर अंबेडकर ये भारत बनाना चाहते थे क्या? पाखंड और अंधविश्वास का भारत बनाना चाहते डॉक्टर अंबेडकर। और मैं क्यों बार बार कह रहा हूं नौजवान यहां नहीं है, तो नौजवान पाखंडों के बीच में बैठा है और पाखंड की कथा सुन रहा है। आजकल बाबा होगा, तो बिहार में चुनाव है ना, तो चुनाव में ईडी सीबीआई बाद में आएगी, पहले प्रचारक आ गए हैं, धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे और आखिरी वाक्य बोलेंगे देश का संविधान बदलना है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। बताओ बोलते हैं कि नहीं? सबको ले आओ। एगो वहां मध्य प्रदेश का है ना, 25-26 साल का बच्चा है, न पढ़ाई न लिखाई न डिग्री, और पूरे देश को पागल बना दिया। प्रधानमंत्री उसके यहाँ जाता है। ये बाबा साहब के सपनों का भारत बन रहा है। पर्ची निकालता है बैठ करके, और अपने भाई की पर्ची नहीं निकाला कि उसका भैया जेल में चला गया। मध्य प्रदेश का एक और पाखंडी है, वो पाखंडिया कहता है कि अगर आपका बच्चा पढ़े, डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग हैं, ये लोग गलत जगह डॉक्टरी पढ़ लिए। आज तक डॉक्टर लोग इतना रिसर्च नहीं कर पाया
कि अगर इस सेमिनार हॉल में गर्मी हो रही तो गोबर से लिपवा दिया जाए। ये तो पढ़ाई में नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग किताब से पढ़ रहे थे। वो पाखंडिया ऐसे वो लिया और कहा आपके बच्चे का अगर एग्जाम है, लाख लाख लोग उसकी कथा सुनने जाते हैं और वहां जातिगत जनगणना कराना 90% बहुजन मिले, 90% बहुजन उसकी कथा सुनने जाते हैं। और कह रहा है कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो बेलपत्री लेना, उस पर शहद लगाना और एक जगह जाकर लगा देना, आपका बच्चा पास हो जाएगा। अखबार में खबर छपी, उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। बाबा साहब के सपनों का भारत है ये। पाखंड अंधविश्वास की दुकान बढ़ती चली जा रही है। टेलीविजन पर बैठकर पाखंड फैलाया जा रहा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस बदले जा रहे हैं। प्रोफेसर की डायरी में मैंने यही बात लिखी। आपको पता ही नहीं इस देश में वाइस चांसलर आपके बीच के नहीं है। कहां है वाइस चांसलर आपके? भागलपुर यूनिवर्सिटी है, कबाड़ा खंडहर बन गई और पता चलता है कि उसमें अंदर मूर्तियां बैठाई जा रही, जहां ज्ञान विज्ञान की बात होनी थी। पता है क्यों? क्योंकि एजुकेशन बजट कट कर दिया गया। प्रोफेसर की डायरी में मैंने लिखा कि जब भारत गरीब था तो फ्री में सबको शिक्षा देता था। अब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है और शिक्षा बेच दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसने पता है क्या किया है? फंड जो जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 2014 में एजुकेशन बजट 5.6% 7% था। 2025 का एजुकेशन बजट टोटल जीडीपी का 2.6% हो गया, आधा। शिक्षा का बजट आधा हो गया और पाखंड का बजट बढ़ता जा रहा है। तो बताइए बाबा साहब के सपनों का भारत बना पाओगे आप? बताओ भागलपुर से कितने लोग, कितने बच्चों को आप भेज पाए डीयू में पढ़ने, जेएनयू में पढ़ने और वहां पढ़ने? यहां जितना ये नफरती सब नेता घूम रहा है बिहार में, और क्या बोल रहा है बिहार में? आपके पूर्णिया और ये अररिया कितना दूर है? इससे हमारे जिले में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। एक दूसरा त्रिशूल लेके घूम रहा है। आपके यहाँ अभी बाजार में, भागलपुर में चले जाइए, कथावाचकों का पोस्टर लगा हुआ। आपका पोस्टर तो नहीं लग पाया, आप अपने पैसे से 4 बैनर लगवा देते। एक और बात बताऊं, आलोचना अपनी बड़ी बुरी लगती है और मैं फिर से कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन में क्या किया, घंटों इस पर हम भाषण दे सकते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि उन्होंने क्या किया ये याद किया जाए। सवाल ये है कि डॉक्टर अंबेडकर जो करके हमें दे गए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जरा हम अपने से पूछ लें। हम तो कहीं खड़े ही नहीं है साहब, हमारी आंखों के सामने सब बर्बाद हो रहा है और हम एकजुट नहीं हो पा रहे। ओबीसी से लड़ रहा है, पिछड़े को पिछड़े से लड़ा दिया, दलित को दलित से लड़ा रहे हो, फिर पिछड़े को ऊपर दलित का अत्याचार, दलित के ऊपर पिछड़ों का अत्याचार, ये बांट दिया हमको अपने 6000 जातियों में। हमारा आंदोलन कमजोर हो रहा है, हमारे कार्यक्रम कमजोर हो रहे हैं और हमारे नौजवानों को कोई तलवार हाथ में दे रहा है, जिस हाथ में उनको कलम पकड़ाने का सपना फूले ने देखा, अंबेडकर ने देखा, लोहिया ने देखा, शहीद जगदेव बाबू ने देखा। ये जगदेव बाबू की धरती है। क्या लिखा था उन्होंने? आज इस त्रिवेणी संघ की धरती है बिहार। और नौजवानों में यहां हाथ उठवा दूं, अगर कितने लोग त्रिवेणी संघ के बारे में जानते हैं? 1933 में त्रिवेणी संघ बना। ओबीसी को अपना इतिहास नहीं पता। त्रिवेणी संघ की अगुवाई करने वाले ओबीसी थे और नारा 90% की एकजुटता का लगा रहे थे। यह है भारत, 90% जिसमें एससी एसटी ओबीसी सब शामिल थे, अगुवाई कर रहे थे ओबीसी। तो जो फूले ओबीसी थे, उन फूले को घर घर पहुंचाने का काम तो इस देश के दलितों ने किया भाई, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने किया है। इस बात को हमें उनके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। अब कम से कम ओबीसी घरों में पता चलो कि एक माली का बच्चा आपके बीच का है। और अगर फूले न होते तो बाबा साहब बनना मुश्किल होता। अगर नारायण गुरु, संत कबीर, संत रैदास न होते तो फूले अंबेडकर न बन पाए होते। और अगर तथागत बुद्ध ने वो लड़ाई शुरू नहीं की होती तो पता नहीं हम सब कहां होते। तो ये श्रृंखला की तरह रिले रेस, जानते हैं, पीछे कोई दौड़ा था, वो मशाल जलाकर आपको आगे पहुंचाया। उस मशाल को कोई किसी कबीर ने आगे बढ़ाया, रैदास ने आगे बढ़ाया, संतों गुरुओं ने बढ़ाया, पलटू दादू, भीखा बुल्ले, शाह बाबा फरीद ने आगे बढ़ाया। फिर उस मशाल को आगे पकड़ा दिया तो किसी छत्रपति शाहू जी ने उसे जलाया, आगे बढ़ाया, किसी फूले ने, किसी अंबेडकर ने, किसी पेरियार ने। बिहार में आ जाओ तो त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ ने उस मशाल को आगे बढ़ाया। संत सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60,
समाजवादियों का नारा जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, जिन बिन समाज जनराज नहीं। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। याद करना अपना इतिहास। ये इतिहास भूल गए नौजवानों को हम बता ही नहीं पाते। अरे आप देखो ना क्या श्रृंखला है त्रिवर्णीय संघर्षक संघ से बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, बिहार के लोगों अपने नायक पर बात करो। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा। और जगदेव बाबू शहादत दे गए, मारा, अपमानित किया। इस दिन के लिए शहादत दे गए थे कि बिहार में 100 में 90 हमारा भाग लेने वाले। आज आरएसएस और बीजेपी भी आपके और हमारे परिवार के लोगों को अपना झंडा पकड़ा के बिहार में नेता बनवा रही। बताओ पहचान गए कि नहीं? मुरेठा पहचान में आया? मुरेठा कहां है और जगदेव बाबू का सपना कहां है? अब नाम लेने की क्या जरूरत है? समझदार को इशारा करिए। हम क्यों किसी का नाम लें? नाम तो फूले और अंबेडकर का लेंगे और किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर खड़े। लेकिन समझदार लोगों, आज के खतरे को आप अपने बच्चों को बता नहीं रहे। हम कार्यक्रम मनाते हैं तो 90% एक हो जाते हैं, और जब वोट डालने जाते हैं तो 90% 90 जगह पे वोट डालते हैं। और राज चाहते हैं कि हमारा दब वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप बटे हुए हो साहब, ईवीएम से नहीं वो जीत रहा। आप अगर 90% एक जगह जाओ, खड़े हो जाओ मुहर मार करके, किसी ईवीएम में इतना ताकत नहीं है कि 90% जनता के खिलाफ वो चुनाव जितवा दे किसी को। ये मैं किताबे से कह रहा हूं। और जहां जहां ताकत है, यही उत्तर प्रदेश है। इसे उत्तर प्रदेश में 43 सीटों पे वो हार गए, हरा दी थी ईवीएम। आपके सामने इम्तिहान है। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज के थे, जगदेव बाबू किस कुशवाहा बिरादरी से आते थे, उन्होंने 90% की लड़ाई लड़ी। और आज उनके समाज के लोग कहां हैं? पेरिया ललई सिंह यादव ने क्या कहा? बलिदान न सिंह का होते सना, बकरे बलिवेदी पर लाई गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए, और बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। आज यादवों के बीच में पेरिया ललई सिंह यादव के बारे में चर्चा कम हो गई। और यादवों को अगर अपनी लाठी में दम लगता है तो अपने से कमजोर पर क्यों चढ़ाना, ताकतवर पर चलाओ, तब भी हम माने कि हाँ आपकी लाठी में दम। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा इस देश में समाजवादी और अम्बेडकरवादियों का था। अब हम एक और नारा पसमानदा आंदोलन का उसमें जोड़ना चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जितने लोग ओबीसी समाज के इस परिसर में आए हैं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में बाबा साहब के संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी। और वो नफरत की आग लगा रहा है, मजहब के नाम पर लड़ा रहा है रोज। तो मंदिर के नाम पर कल लड़ाए, अब मंदिर बन गया तो कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है ये, और उस मंदिर की खुदाई। और यही नवमी का जुलूस निकला था, पता लगा लेना, उसमें जाति सर्वे करा लेना 90% कौन लोग हैं। हमारे आपके घरों में घुस गए हैं वो। और शिक्षा मामले 90% में नहीं है वो, बेरोजगारों में 90% में है। हॉस्पिटल में चले जाना, आप हॉस्पिटल में जो बीमार बन के गरीब कमजोर, हम 90% दवाई के लिए लाइन लगाए। डॉक्टर साहब लोगों को पता हो, शिक्षा हम तक पहुंची नहीं, और धर्म के नाम पर अफीम चढ़ा रहे हो, मजहब के नाम पर रोज लड़ा रहे हो। कौन सा मजहब हमारे लड़ने के लिए इन महापुरुषों ने छोड़ के गया था? अरे मंदिर में घुसने से आज तक रोक रहे हैं। ये अध्यक्ष जी जब अपना अध्यक्षीय भाषण पढ़ रहे थे तो उसमें यहां तक बता दिए रामनाथ कोविंद से कितना अपमान हुआ जब वो महामहिम थे, और राष्ट्रपति अभी जो वर्तमान में, उनको तो संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया, और मंदिर के उद्घाटन में तो कहां से बुलाते, वो आदिवासी थी। मैं केवल गुजारिश करके जा रहा हूं, मेरा वक्त पूरा हो गया, अभी कार्यक्रम चलेगा। मेरा निवेदन है आप लोग कहीं जाइएगा मत, हम ऐसे कार्यक्रम और करेंगे। महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल दे दूं, बिहार के लोग बहुत शानदार कार्यक्रम। महाराष्ट्र में जब गया मैं तो मैंने देखा कि आपके मंच पर केवल मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, अध्यक्ष और संचालक, 4 लोगों की कुर्सी लगी, और चुपचाप लोग घंटों सुनते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी कुर्सी लगानी पड़ती कोई नाराज ना हो जाए। अगर फलाने भाषण नहीं दे पाए तो बाहर निकल कहेंगे ठीक कार्यक्रम नहीं था, बेकार है, सब फेल हो गया। और जिसका भाषण हो जाएगा वो कहेगा बढ़िया काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हम इसमें तो हमने उससे पूछा, मैं आपको एक परिवारजन के नाते सलाह दे रहा हूं। उन्होंने क्या बताया, और मैं यूपी बिहार दोनों में ये दिक्कत देख रहा हूं।
उन्होंने कहा साहब भाषण देने के लिए यही मंच थोड़े है, हम तो यहाँ सुनते हैं, समझते हैं, बाहर से वक्ताओं को बुला के कि उसी बात को नए तरीके से कैसे जनता तक ले जाएं, और जब कार्यक्रम खत्म होता है तो हम ऐसे छोटे छोटे मंच गांव-गांव लगाते हैं और गांव-गांव लोगों को जागरूक करने के लिए भाषण देते हैं। एक ही मंच पर थोड़े भाषण देना। और अभी विलक्षण रविदास जी ने ये बात कही, गांव-गांव केवल घूमते रहे, 5 ही जिला कवर कर पाए हैं। तो संकल्प लो ना भाई, यहाँ जोर जोर से जय भीम, और हम तो लाइक माइंडेड लोग हैं। संकल्प लीजिए कि गांव-गांव घूमने का वक्त हमारा आ गया, टोली बनाकर गांव-गांव चलेंगे। बताइए इसका संकल्प लेते हैं कि नहीं? लेना पड़ेगा ना। वो गांव-गांव घूम रहा है जो नफरत फैला रहा है, जो दंगा करवा रहा है, जो तलवार बांट रहा है, जो आपका वोट ले जाता है, और हम कहां गांव-गांव घूम पा रहे हैं? और ओबीसी समाज के लोगों को फिर से मैं कह रहा हूं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। ओबीसी समाज के लोगों, किसी दलित बस्ती पर किसी भाई पर अन्याय हो, तुम्हारी लाठी में दम है तो उस भाई के साथ लाठी लेकर खड़े हो जाना। यही जगदेव बाबू का सपना था, यही कर्पूरी ठाकुर का सपना था, बीपी मंडल का यही सपना था, मंडल आंदोलन और समाजवादी आंदोलन का यही सपना था। 100 में 90 की बात करते, 100 में 90 की बात करके, और आज का कार्यक्रम 100 में 90 का कार्यक्रम है। इसलिए आज की तारीख में किसी जाति और किसी धर्म के खिलाफ हमें क्यों बोलना है? थोड़ा आईना अपने सामने लगाए, आप आईना देखिए, जहां गलती हुई उससे सबक लीजिए। बिहार के लोगों, 2025 में आपका इम्तिहान है। इसी बिहार में हम आते थे और लोग किस्सा सुनाते थे, साहब लोकतंत्र लागू हो गया था, संविधान लागू हो गया था, वोट डालने नहीं देता था, चौराहे पर लाठी लेकर के खड़ा। पुराने लोगों बताओ आप गलत कह रहा हूं तो, लाठी लेकर खड़ा हो जाता था, कहता था है तुम इतना छोटी जात का आदमी। बस में बैठने पर मारता था कि पीछे जाके बैठ, यहां कैसे आके हमारे सामने खड़ा होगा, खटिया पर बैठ गया तो हमारे सामने। इसी बिहार और उत्तर प्रदेश ने, बाबा साहब और फूले बहुत बाद में उत्तर भारत आ पाए, इसका अफसोस हमें। आरएल चंदापुरी यहाँ ओबीसी का आंदोलन कर रहे थे, बाबा साहब को बुलाते थे। लखनऊ में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ओबीसी का आंदोलन करते थे और बाबा साहब को 1948 में अध्यक्षता करने के लिए बुलाए थे। हमारे नायक तो 90% को जोड़ते गए, और बिहार के लोगों 90% को एक करके जब आपको सत्ता मिली तो आपको जंगल राज कह दिया गया। इसी बिहार ने एक जगह सांप्रदायिकता के रथ को रोका था, नफरत के रथ को, और आज नफरत का रथ आपके सीने पर चल रहा है भाई, और आप उसे रोक नहीं पाओगे। तो फिर तो याद रखना, 90 ओबीसी थे। इस देश के ओबीसी को कब समझ में आएगा कि जाति के नाम पर उनको भी अपमानित किया गया, हमें भी अपमानित किया। हमारा प्रोफेसर की डायरी में पढ़ना, मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर गया तो बोला कि हीरो के बच्चे का है भाई चलाना छोड़ के, अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। इसलिए गुमान में मत रहना कि तुम्हारी जाति बड़ी ऊंची है, और कुछ लोग आएंगे वो धर्म के नाम पर तुमको एकजुट करेंगे। उनसे कहना हमें कोई मतलब नहीं, हमारा अगर सबसे बड़ा कोई एक करने का टूल है तो बाबा साहब का संविधान है, और उस संविधान के नाम पर 90% को एक हो गए। इसलिए वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न कोई साथी और न हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं। हमारा हथियार कलम है, और हमारे घरों के जो भटके नौजवान हथियार उठा रहे हैं उन सब के हाथ में कलम देना हमारी जिम्मेदारी है। हथियार तो यहाँ चलाया गया, तब जाके बिहार में बराबरी की लड़ाई लड़ी है। कम लड़ा क्या बिहार के लोगों ने, और बिहार कहां आके वापस खड़ा हो गया। इसलिए मेरा निवेदन केवल इतना है कि आज फूले अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित किया है, जाके बताना कि ओबीसी समाज के लोग कार्यक्रम किए और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाए। देखना मोहब्बत का पाठ ऐसे पढ़ाया जाता है। फूले के साथ अंबेडकर को जोड़ करके हम पढ़ाते हैं। हम कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू को याद करते हैं मंडल के साथ, इसलिए क्योंकि हम 90% को एक करना चाहते हैं। और अगर अब की न हम बचा पाए इस बिहार को, तो उत्तर प्रदेश नहीं बचेगा, और बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं बचा तो ये देश वापस मनुस्मृति मानने वालों के हाथ में चला गया। और अगर ये वापस चला गया तो इसको संविधान फिर कोई नहीं देने के लिए अंबेडकर पैदा होगा। जिम्मेदारी हमारी है। अंबेडकर अपने हिस्से की लड़ाई लड़कर गए, 25 साल बाद
पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि तुम्हारे सामने उनका संविधान तार तार किया जा रहा था, तुम्हारे सामने लेटरल एंट्री, तुम्हारे सामने एनएफएस किया गया, तुम्हारे सामने आरक्षण खत्म किया गया, तुम्हारे सामने धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाई गई, तुम क्या कर रहे थे? हम बताएंगे कि हम नौकरी बचा रहे थे, हम अपनी जान बचा रहे थे। नहीं साहब, उन पीढ़ियों को मैं बताऊंगा कि वो जब आग लगाई जा रही थी तो हम आग बुझाने वालों के साथ खड़े थे। मेरा निवेदन कबूल करिएगा, हमें अभी तुरंत निकलना होगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। आप सब ऐसे ही बैठे रहिएगा, बैठे रहेंगे ना? अगली बार फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी से काम नहीं चलने वाला। सेल्फलेस मूवमेंट हमारा होना चाहिए और व्यक्ति के पीछे मत जाओ कि कोई लक्ष्मण यादव बड़ा अच्छा बोलता है। नहीं साहब, व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण बना दोगे तो कल को बिक जाएगा, डर जाएगा, मार दिया जाएगा। जगदेव बाबू किसके लिए कह रहे हैं? पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। आज तीनों पीढ़ी एक साथ सामने, इसलिए व्यक्ति नहीं विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और कर्पूरी जगदेव का विचार, फूले अंबेडकर का विचार बिहार अगर 25 में बचा ले गया तो 27 में हम मिलकर बचाएंगे और फिर पूरे देश को फूले अंबेडकर के सपनों का देश बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।